टेक्स्ट बुक में कोई डाउट किसी के पहले तो मैंने टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शंस देखा था, तो कंपोजिट फंक्शन की बात की है ना, इतना हुआ था। उसमें किसी को कोई डाउट क्लियर है उतना? ओके, यहाँ पर इनवर्स ऑफ फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल डिफरेंस। मेजर डिफरेंस जो होता है, कोई भी फंक्शन और उसके इनवर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है? डोमेन रेंज बनता है, रेंज डोमेन बनता है। जैसे अपने बोलते हैं कि भाई cos 30 डिग्री √3/2 होता है ना। और इसको अगर cos को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या होके जाएगा? cos इनवर्स क्या होके जाएगा? cos इनवर्स। अब आप लोगों का उस cos के टाइम पर डोमेन कौन था? उस cos का डोमेन कौन है? 30। और cos इनवर्स का डोमेन जो √3/2 cos का क्या था? रेंज। यहाँ का रेंज यहाँ का डोमेन बना, यहाँ का डोमेन यहाँ का रेंज बना। करेक्ट? तो कोई पूछे कि फंक्शन और इनवर्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है? भाई मेजर एक ही डिफरेंस होता है, डोमेन का रेंज हो जाता है, रेंज का डोमेन हो जाता है। तो फिर अब आप सोचो कि मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है फंक्शन का? डोमेन, राइट। तो अगर ये f अगर a टू b है तो मेरा जो f इनवर्स होगा, मैं पहले फंक्शन का वेन डायग्राम बना के बताता हूं। फंक्शन इज फ्रॉम a टू b। सपोज a के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, सामने मेरे पास सपोज 6 7 8 9 10 11 है। 1 का आंसर 8 दिया हुआ है, 2 का आंसर 6 दिया हुआ है, 3 का आंसर 11 दिया है, 4 का आंसर 9 दिया हुआ है और 5 का आंसर सपोज 10 दिया हुआ है। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? कौन से टाइप का फंक्शन है? 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? 1 to 1 है। ऑन टू है कि इनटू है? इनटू है। इनटू है ना? कैसे पता चला आपको इनटू है? 7 रेंज में नहीं है बट कोडोमेन में है। और इसका मतलब तो क्या होगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है तो कौन सा फंक्शन बना होगा? इनटू फंक्शन बना होगा, है ना। कौन सा फंक्शन बना? इनटू फंक्शन बना। इतना तो सबका क्लियर है, राइट। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जैसे ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए तो बोलता हूँ कि भाई ऑन टू फंक्शन होगा तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, इनटू होगा तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। बट आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक मतलब कभी पढ़ लिया आपने गलती से तो आपको ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है। मैं तो आपको सिंपल करके बताता हूँ वो कैसे लिखते हैं। जैसे 1 का आंसर क्या दिया हुआ? 8 दिया है। 1 डालने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है? 8। तो 8 को बोलते हैं 1 का इमेज। आंसर को क्या बोला जाता है फंक्शन की लैंग्वेज में? इमेज। 1 का इमेज कौन है? 8। 1 का इमेज 8 है और 8 का प्री इमेज 1 है। 1 का इमेज 8 है और 8 का प्री इमेज 1 है। तो लिखा कैसे मिलेगा कि मेरे कोडोमेन में अगर एक भी ऐसी वैल्यू मिल गई कि जिसका प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू है। जैसे इसमें इस कोडोमेन में 7 ऐसा है जिसका प्री इमेज ही नहीं है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। और अगर कोडोमेन में होने वाले हर वैल्यू के लिए अगर आपके पास प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन ऑनटू होगा। क्लियर है? इमेज और प्री इमेज जो आंसर होगा उसी को इमेज बोलते हैं, उसका ऑपोजिट मतलब 1 का इमेज ही तो इसका प्री इमेज 1 हो जाएगा। मेरे पास अगर कोडोमेन में एक भी ऐसी वैल्यू दिख गई कि जिसका प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। प्री इमेज कब नहीं होगा? जब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। और हर वैल्यू का प्री इमेज कब होगा? जब 7 नहीं होता तो हर वैल्यू का प्री इमेज है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज़ रेंज और कोडोमेन सेम है। करेक्ट? ठीक है। तो इमेज प्री इमेज वर्डिंग को ध्यान में रखिएगा, कभी आया ऐसा नहीं कि पता नहीं मुझे। अब मुझे चाहिए इस फंक्शन का इनवर्स, मुझे चाहिए इस फंक्शन का इनवर्स। और आपको पता है, आपने जैसे बताया कि फंक्शन के इनवर्स करते तो डोमेन क्या बनता है? रेंज। और रेंज क्या बनता है? डोमेन। तो अगर डोमेन रेंज बनेगा तब आप लोगों का इनपुट कहाँ से मिलेगा? इनपुट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। रेंज क्या बनने वाला?
डोमेन, और डोमेन क्या बनने वाला है? तो जो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हुआ करता था वही फंक्शन एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगी। सही है ना? क्या ये जो सामने में डायग्राम बना हुआ ऐसा एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है आपके हिसाब से? ऐसा क्या इनवर्स हो भी सकता है? ऐसा इनवर्स ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखो ना कैसा हुआ, ये आपका डोमेन है इनवर्स का। अब इस पे फोकस मत करो, यहाँ फोकस करो। डी क्या है उसका? डोमेन। और ये सारे के सारे क्या है आपके? इनपुट। सारे के सारे क्या है आपके? इनपुट। और ये सारे के सारे आउट क्या है? आउटपुट। करेक्ट। तो मेरे इनपुट में कैसी वैल्यू है कि जिसका आंसर ही नहीं है। पर इनपुट अगर आप किसी मशीन में अगर कुछ रॉ मटेरियल डालोगे तो कुछ तो आउटपुट देगा। मशीन अगर खराब है तो कुछ टाइम पर खराब है तो आपको खराब आउटपुट देगा, बट कुछ तो देगा। ऐसा थोड़ी कि आपने उस मशीन में 7 डाल दिया, वेट करो 2-3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, महीना हो गया, साल हो गया, आउटपुट ही नहीं देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए आपके इनपुट में एक भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि जिसका इमेज ना हो। ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं, मैथमेटिकली थोड़ा ऐसा तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इनपुट डाल और मुझे कुछ मिले ही, कुछ तो मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? किसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता? तो 7 की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 7 का इमेज ही नहीं है आपके पास। तो हमें क्या बोल सकते हैं यहाँ से? अगर फंक्शन इनटू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अभी फंक्शन कौन सा था? इनटू फंक्शन था। फंक्शन कौन सा है? इनटू। और इनटू फंक्शन होने की वजह से मेरे कोडोमेन में ऐसी वैल्यू है कि जिसका प्री इमेज नहीं है। और जैसे मैंने इन्वर्स किया तो मेरा डोमेन हो गया, तब 7 का इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब कि आपके इनपुट में कैसी वैल्यू कि जिसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, और ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज मुझे पता चले कि जब तक फंक्शन इनटू है तब तक उसका इन्वर्स नहीं होता। पर अगर ये 7 नहीं होता तो क्या उसका इन्वर्स होता? तो 7 यहाँ पर होता ही नहीं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर सही है भाई। हर इमेज के लिए मतलब हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका लेकिन अच्छा, अब अगर ऐसा करता हूँ 7 हटा देता हूँ तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। तो इसके लिए पहली कंडीशन, अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर तभी कर पाएगा जब वो फंक्शन ऑन टू हो। जब तक फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा, तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? ऑन टू इनटू में से क्या होना पड़ेगा? अगर इनवर्स है तो ऑन टू होना पड़ेगा, इनटू का इनवर्स नहीं होता है। फाइन। अब यहाँ पर और एक इनपुट में मैं वैल्यू ले रहा हूँ 6, और 6 का आंसर दिया हुआ है 10। ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 है, मेनी टू 1 है। फंक्शन मेनी टू 1, राइट? फंक्शन मेनी टू 1। अब मैं इसका इनवर्स की बात करता हूँ। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? करेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 to many हो गया। अब एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहा है, जैसे तो हो ही नहीं सकता कि फंक्शन 1 to many पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मींस कि फंक्शन जब तक मेनी टू 1 है तब तक तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? अगर ये 6 नहीं होता यहाँ पर तो चलता। तो अभी तक वो कैसा फंक्शन था? 1 to 1 था। इट मींस अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो फंक्शन को 1 to 1 भी होना पड़ेगा। तो जब तक फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों नहीं हो जाता है, मतलब 1 to 1 एंड इनटू होगा तो भी नहीं चलेगा, ऑन टू मेनी टू 1 होगा तो भी नहीं चलेगा। फंक्शन को ऑन टू भी होना है एंड साथ में 1 to 1 भी होना है, मतलब इंजेक्टिव भी होना है एंड सर्जेक्टिव भी होना है। तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? तो क्या पता चला इनवर्स के कंसेप्ट में पहला स्टेटमेंट कहीं पर भी पढ़ोगे कोई अच्छी बुक में तो क्या लिखना मिलेगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन से फंक्शन का इनवर्स होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स होता है। इसका क्या मीनिंग निकालूंगा कि अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने को पूछा जाए तो पहले तो मैं चेक करूंगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव ही है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स ढूंढूंगा, कैसे होगा ही नहीं। करेक्ट? तो जब भी आपको किसी फंक्शन का इनवर्स पूछा जाएगा तो हमारा पहला काम होगा चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। राइट? तो आप लोगों को ये क्लियर है सर सबका? कौन से फंक्शन का इनवर्स होता है या जिसका इनवर्स होता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं।
तो कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होता है? जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव मतलब क्या? जो 1 to 1 भी होगा एंड 2 to 2 भी होगा। ठीक है यहाँ तक? अब फंक्शन में कैसे आप लोगों को देखो चार चीजें अपने करते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है सपोज 2x plus 3 upon 5x plus 7. Function is from r minus 7 by 5 to r. और मुझे पूछा गया कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, राइट? और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी करवाना है कि आपने जो इनवर्स फाइंड किया वो सही है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन बाद में चेक करते हैं। पहले इनवर्स फाइंड करने के पहले मुझे क्या चेक करके देना पड़ेगा? फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, राइट? और फंक्शन बाइजेक्टिव के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, है ना? दोनों चेक करना है। इंजेक्टिव लेके क्या प्रोसीजर है हमारे पास? क्या करते थे? लेट x1n belongs to domain of the given function such that f of x1 equal to, अब ये प्रोसीजर आपको पता चल ही चुका है ना? 3-4 दिन से यही बातें कर रहे हैं हमने। तो f of x1 मतलब 2x1 plus 3 upon 5x1 plus 7 equal to 2x2 plus 3 upon 5x2 plus 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 10x1 x2 plus 14x1 plus 21 equal to 10x1 x2 plus 15x1 plus 21। ये 10x1 x2 कैंसिल, 21 कैंसिल, ये 14 कैंसिल आ गया। ये ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में ये भूल गया हूँ मैं। 15x2 और सामने क्या बोला हूँ? 15x1 plus 14x2 दोनों तरफ से चेक करने मिल जाएगा। ठीक है, दो टर्म कैंसिल हो गए। अब x2 के टर्म को साथ में लेते हैं, x1 को साथ में लेते हैं। तो यहाँ पर 15x2 है, यहाँ पर 14x2 है। शिफ्ट करूंगा तो 15x2 में से 14x2 देगा तो x2, 15x1 में से 14x1 देगा तो x1। ये तो हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। तो क्या एजम्पशन किया? x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू है, जबकि वो दोनों तो सेम वैल्यू आ रही है। तो क्या कंफर्म हो गया? therefore f of x is an इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव तो हो गया सर। अच्छा, इंजेक्टिव ही नहीं होता, अगर यही मेनी टू वन होता तो यही से लिख के आ जाता सर। फिर ऑन टू पता भी नहीं चलता, क्योंकि अगर मेनी टू वन है तो वैसे भी इनवर्स नहीं होने वाला उसका। बट अगर ये 1 to 1 आए तो फिर किस पे जाना है? ऑन टू है नहीं, और ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? रेंज पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, फिर वो पता चलेगा कि कोडोमेन इक्वल है या नहीं। तो रेंज कैसे निकालोगे? f of x is equal to 2x plus 3 upon 5x plus 7 is equal to y। फिर वही f of x equal to y, तो x equal to, अच्छा सॉरी, f of x equal to y, पहले इसमें x को सब्जेक्ट बनाते तो क्या हो जाएगा? 2x plus 3 equal to 5xy plus 7y। और 7y को उस तरफ दिया तो यहाँ 5xy को शिफ्ट करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन? x क्या रहेगा? 2 minus 5y equal to 7y minus 3, तो x is equal to 7y minus 3 upon 2 minus 5y, और y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? मतलब इसका रेंज क्या आएगा? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 by 5, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2 by 5। सही है? तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है? इनटू है, क्योंकि आपका रेंज कोडोमेन का सबसेट कभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? बट मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि अगर इनवर्स अगर फाइंड करना भी होता अगर ऑन टू होता तो कैसे करते हैं? अब सपोज कोडोमेन दिया हुआ r-2 by 5, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। अब रेंज इक्वल टू अगर कोडोमेन हो चुका है तो फंक्शन कौन सा हो गया? ऑन टू, है ना? therefore f of x is an on to फंक्शन। और अगर फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन 1 to 1 भी है, तो फंक्शन कैसा बन गया? बाइजेक्टिव। इट मींस f of x is an invertible function।
बाइजेक्टिव हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और इस फंक्शन का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, अब उसका इन्वर्स ढूंढेंगे। तो यहाँ से क्लियर, किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फाइंड करो तो सबसे पहले क्या करोगे, वो बाइजेक्टिव भी लिखना होगा। सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली लिखना नहीं होता है। तो अब इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करें? इन्वर्स फाइंड करने में बहुत मुश्किल बात नहीं है, एटलीस्ट ऐसे फंक्शन पर तब आराम से ढूंढ लोगे। इसके आंसर को हमने क्या लिया था, y। इसका आंसर को हम क्या ले चुके, y, राइट। f of x equal to 2x plus 3 upon 5x plus 7 equal to y। अब इसको इसके साथ इक्वेट करता हूँ, f of x equal to y and 2x plus 3 upon 5x plus 7 equal to y। if f of x equal to y तो x equal to, ये फंक्शन जो दूसरी तरफ जाएगा क्या होने जाएगा, अरे साक्षर बच्चे उसको डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में थोड़ी जाएगा, कोई वेरिएबल थोड़ी है जो डिवाइड में चला जाएगा, तो फिर वहां पर कोस को भी डिवाइड में जाना चाहिए, तो फिर कोस इनवर्स क्यों होगा। जब फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो एक फंक्शन है ना, ये मशीन है, एक वेरिएबल थोड़ी है ना, f into x equal to y होता तो फिर x equal to y by f होता, तो फिर वहां पर x वेरिएबल है, एक एंटिटी है, वो कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए फंक्शन को आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो कि फिर आप कोई नंबर को दूसरी तरफ ले जा रहे हो, तो उसमें फिर आपको देखना है। तो फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो x क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ y, और यहाँ से x में ऑलरेडी पता कर चुका था, यहाँ पे x क्या था, 7y minus 3 upon 2 minus 5y। तो दोनों ये वाला x और ये वाला x सेम है कि अलग अलग है, सेम ही है, जो x यहाँ रखोगे वही तो x यहाँ रखोगे, तो ये x और ये x सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y is equal to 7y minus 3 upon 2 minus 5। डायरेक्टली मुझे अपना इनवर्स मिल गया, या फिर इनवर्स y हो गया। हमें फंक्शन क्वेश्चन हमें x के टर्म में दिया है, तो फाइनल क्वेश्चन, तो ये आंसर है आपका, बट आंसर फंक्शन x के टर्म में था, आंसर x के टर्म में लिखो तो ज्यादा अच्छा है। तो x के टर्म में लिखना तो है कि मैं y वेरिएबल की जगह पर x वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, अगर y की जगह पर अगर x यूज करोगे तो यहाँ पर भी y की जगह पर x यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ t भी यूज कर सकते हो, u भी यूज कर सकते हो, बट मैं x क्यों रख रहा हूँ बिकॉज़ क्वेश्चन x के टर्म में है, इसलिए मैं यहाँ पर x के टर्म में रखता हूँ। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 7x minus 3 upon 2 minus 5। और इस f इनवर्स x का रिलेशन क्या होगा, जैसे फंक्शंस का रिलेशन है, जैसे f इनवर्स का क्या हो जाएगी, r minus 2 by 5 to r minus, क्योंकि अब रेंज डोमेन हो जाने वाला है, इस केस में इसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ, क्यों, लेकिन कोडोमेन और रेंज सेम है, तो वही रेंज अब मेरा डोमेन हो जाएगा और मेरा डोमेन रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स का रिलेशन ऐसा हो गया, मैंने इनवर्स फाइंड कर लिया, ये मेरा आंसर हो गया। इनवर्स फाइंड करना तो सिंपल है, इक्वल टू y करना है, f of x y के साथ इक्वेट होगा तो x f इनवर्स y बनेगा, और यहाँ से x आपने निकाल ही लिया होगा रेंज के टाइम पर, है ना, तो वापस मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो x को इक्वेट कर लो, आपको अपनी इनवर्स मिल गई। क्लियर। अगर मुझे इनवर्स को अगर मतलब जिसमें इनवर्स निकाल लिया, अब अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, मुझे मैंने इनवर्स निकाला, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा आंसर सही होगा कि गलत होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं वेरीफाई करना होगा, तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, अगर मुझे इसका वेरिफिकेशन करना होगा कि भाई मेरा आंसर मतलब मेरा आंसर सत्य कि नहीं, मतलब गलत है कि सही है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मेरा इनवर्स आंसर सही है, उल्टा कर लेंगे, सही है। डोमेन क्या बनना है, रेंज क्या बनना है, डोमेन। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लूँ, सपोज मैंने 1 रखा, 1 रखूंगा तो आंसर क्या है, 5/12। 1 रखने पर मेरा आंसर कितना है, 5/12। वो 1 क्या था उस फंक्शन का, और 5/12 क्या था, तो अगर ये फंक्शन उस तरफ जाएगा तो f इनवर्स ऑफ 5/12 का आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैं इस इनवर्स में अगर 5/12 डालूं और अगर मेरा आंसर 1 आता हो तो मैं सही जा रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं, f इनवर्स ऑफ 5/12 का आंसर 7 into 5/12
-3/2 -5 into 5/12। 12 इसके में ले लेते हैं, 12 into 3 36, 7 into 5 35, 35 minus 36 -1, यहाँ पर 12 into 2 24 minus 25, 24 minus 25 -1, फिर एलसीएम का 12 और 12 कट हो जाएगा ऊपर नीचे, -1 by -1 तो वापस 1 ही आ गया, जो आना भी चाहिए, बोले बिल्कुल सही है, राइट। कोई भी वैल्यू पुट करके आप चेक कर लो, एक से भी कुछ मन नहीं भरता, दो वैल्यू रख लो, आपको पता चल जाएगा सही है कि गलत है। पर ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में मैं ऐसा करके आ जाऊंगा तो 1 रखने पर 5/12 आ रहा है, इनवर्स में 5/12 रखने पर 1 आ रहा है, तो आपको मार्क्स नहीं देगा। वो बोलेगा तो आपने सिर्फ 1 के लिए चेक किया, बाकी सारे वैल्यू के लिए होगा तो कैसे पता चलेगा? तो फिर अब हर वैल्यू पुट करके तो कैसे चेक करें? तो रियल वैल्यू है, सिर्फ एक की तो वैल्यू नहीं लेंगे, तो हर रियल वैल्यू कैसे पुट कर देते? तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो वैल्यू पुट करके तो मैं सब्जेक्टिव में तो नहीं बता पाऊंगा। तो फिर आप सब्जेक्टिव अप्रोच है या कंसेप्चुअल अप्रोच है तो ठीक है, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड वगैरह करते हैं, ये कंसेप्चुअल अप्रोच छोड़िए ये। तो कंसेप्चुअल अप्रोच से कैसे प्रूव करें कि हाँ मेरा इनवर्स सही है? तो देखो मैं आपको ये समझ आया ना, कभी अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो ऐसे ही कर लेना, फिर वहां पर आप लोगों को बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है f नाम का, ठीक है। मैंने उस f को एक दूसरे फंक्शन के साथ ज्वाइन किया, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, राइट। ये मेरा f ऑफ x है, ये मेरा उसी का इनवर्स है। सपोज अपने एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर sin x है, मैंने उसके इनवर्स के साथ उसका कंपोजिशन लिया, ठीक है। मैंने यहाँ से एक इनपुट डाला, मान लेते 30 डिग्री। 30 डिग्री किसके पास गया? साइन एक्स जो है, साइन एक्स उसके साथ काम करेगा, फिर एक आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा? 1/2। क्या आउटपुट देगा? वो 1/2, जो 1/2 तो साइन एक्स का क्या है? आउटपुट है, नहीं। और वो 1/2 किसके पास गया? फाइनल प्रोडक्ट के लिए वो साइन इनवर्स के पास गया। अब साइन इनवर्स 1/2 के साथ अपना काम करेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसका क्या मतलब हुआ? कैसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन का आंसर? तो क्या आंसर आया? ये तो वही हुआ जो डाला वही बाहर आया, वैसे हो रहा है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने यहाँ से x डाला, यहाँ से मैंने कुछ x इनपुट में डाला, इसके बाद sin x के बाद अगर उसने y दिया तो y किसके पास गया? इसके पास। और हमें पता था कि जो फंक्शन का रेंज होगा, जो फंक्शन का रेंज होगा वो उसका इनवर्स का क्या बनेगा? डोमेन। जो उसके इनवर्स का क्या बनेगा? डोमेन। वो इसका डोमेन बना, राइट। और जो इसका डोमेन होगा वो इसका क्या बनेगा? रेंज। तो इसका डोमेन x था तो बाहर निकलेगा भी क्या? वापस x ही निकलेगा। इससे क्या पता चला मुझे कि अगर ये अगर फंक्शन है f ऑफ x, ये अगर उसका इनवर्स है तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन का आंसर हमेशा x ही आएगा इफ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का, फिर वो को हो या वो हो, अगर ऊपर साइन इनवर्स होता है नीचे साइन होता तो भी तो वापस वही बाहर आता है, ठीक नहीं। अगर कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन का आंसर अगर वापस वही डोमेन आ रहा है तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अरे समझ में क्यों हो रहा है? सभी समझ रहा है, क्योंकि इसका डोमेन इसका फाइनल रेंज होगा, मतलब इसका डोमेन इसका फाइनल रेंज होगा, तो जो अंदर डालोगे वही वापस बाहर आना है, राइट। ये जो मैं आपसे अभी समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को सिर्फ इनवर्स का वेरिफिकेशन के लिए नहीं, बट ये आपको बहुत सारी जगह पर इनडायरेक्टली बहुत काम आएगा कैलकुलेशन से। जब किसी इनवर्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या लिमिट फाइंड करना होगा तो कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा कि इनवर्स ढूंढने बैठूंगा, और इतना इजी थोड़ी देंगे फंक्शन, वो फंक्शन अजीब अजीब सा देंगे, तो इनवर्स ढूंढने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो तब हम लोग इनवर्स ढूंढे भी ना, अगर कुछ काम करना होगा तो इसकी हेल्प लेने वाले हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना
कोई भी फंक्शन और उसका कंपोजिट फंक्शन का और फिर उसका इनवर्स का कंपोजिशन का आंसर अगर एक आ रहा है तो ये तभी हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के इनवर्स, राइट। अब वो यहाँ पर सब्जेक्ट में कैसे यूज करूंगा, मेरा काम क्या था, वेरिफिकेशन करना। मेरा काम क्या है, मुझे वेरिफिकेशन करके देना है कि मेरा इनवर्स सही है। तो मैं इस इनवर्स को सब नाम दे देता हूँ और जी ऑफ एक्स को कुछ भी दे सकता हूँ। और फिर अगर मैंने इसको जी ऑफ एक्स दिया, वो मेरा एफ ऑफ एक्स था, तो मैं ये चेक कर लूंगा मेरा फोग ऑफ एक्स का आंसर क्या है। फोग ऑफ एक्स या गोफ ऑफ एक्स, दोनों कोई भी एक कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं। तो फोग ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कौन है मेरा, 7x माइनस 3 अपॉन, ये मेरा जी ऑफ एक्स होगा ना, 7x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5। और ये जो 7x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5x, वो f के लिए क्या हुआ, डोमेन। तो f के डोमेन में जाएगा, f के डोमेन में जाएगा तो f के x की जगह पर उसको यूज करूंगा। ट्वाइस ऑफ 7x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 7। ये ठीक है ना, ये किसके पास जाएगा, फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के डोमेन के अंदर। इसका एलसीएम लो, क्या होगा यहाँ पर 14x, यहाँ पर माइनस 15x, तो 14x माइनस 15x माइनस x, फिर यहाँ पर ये माइनस 6 और ये प्लस 6, तो कटी हो जाएगी, डिवाइड बाई, यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो 35x, ये माइनस 35x, तो कट, ये 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 और 7 इंटू 2 प्लस 14 माइनस 15 प्लस 14 माइनस 1, तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। अगर एक्स आ गया तो इसका क्या मतलब निकालना, ये भाई सही है, क्योंकि किसी भी फंक्शन और उसका जी ऑफ एक्स का अगर कंपोजिशन का आंसर अगर एक्स आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के तो मेरा अगर मुझे वेरीफाई करके दिखाना है तो मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके नहीं दिखा पाऊंगा, ये गलत माना जाएगा। तो आप ये दिखाओगे, ये या तो ये दोनों से कोई भी आप दिखा सकते हो, दोनों दिखाने की जरूरत क्लियर है। तो किसी का भी, अब इसमें आज के क्लास में अभी तक हमने वो नहीं की थी कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, कौन से फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो भाई फंक्शन बाइजेक्ट होना चाहिए, तो कुछ ऐसा क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन अगर 1 to 1 नहीं होता, अगर मेनी टू 1 होता तो उसका इनवर्स 1 to मेनी बन जाता, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फंक्शन को 1 to 1 होना जरूरी है। फंक्शन को ऑन टू होना क्यों जरूरी, इनटू में क्या प्रॉब्लम है, अगर फंक्शन इनटू होता तो उसके कोड डोमेन में ऐसे की वैल्यू होती कि जिसका प्री इमेज नहीं होता, तो जब मैं इनवर्स लेने जाता तो मेरे डोमेन में कैसी वैल्यू जिसका आंसर ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फंक्शन को ऑन टू भी होना पड़ेगा। और ऑन टू और 1 to 1 दोनों है, मैं फंक्शन को बाइजेक्ट होना पड़ेगा। तो किसी का भी इनवर्स ढूंढना है तो पहले बाइजेक्ट को प्रूव कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्ट है मतलब इन्वर्टिबल है। इनवर्स ढूंढने का मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है, वो मेथड लगा लिया और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन पूछा जाए तो फोग ऑफ एक्स या गोफ ऑफ एक्स को एक्स क्लियर है मतलब, ये नोट डाउन कर लो। ऊपर टाइटल मारना इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स होते फंक्शन।
हुआ सबका? तो पूरे फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो पूरा मैथमेटिक्स फंक्शन है ना, तो कुछ भी नहीं होता कि जो फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन होगा, क्योंकि में होता है। जैसे वो चीजें जो वन टू मेनी था, जैसे कि पैराबोला, तो राइट साइडेड पैराबोला का फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो फंक्शन कैसा बनता है वन टू मेनी, तो उसको फिर रिलेशन नाम दिया गया। तो इसका नहीं पूरा मैथ फंक्शन या तो रिलेशन में से कुछ ना कुछ तो है। और पूरे फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। One is called algebraic function and another one is called transcendental function. Algebraic function है transcendental function. इस algebraic function में हमारे पास दो पार्ट है, polynomial function and piecewise function. Polynomial function and piecewise function. अरे जो polynomial function होते हैं monomial, binomial, trinomial है ना, क्वाड्रेटिक, लीनियर, मतलब सब कुछ इसी का पार्ट हो गया है ना। लीनियर भी डिग्री के अंदर आएगा पॉलिनोमियल में, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हाईएस्ट डिग्री 3 होगा। तो सारी चीजें पॉलिनोमियल के अंदर ही आ गया। पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन भी पहले डिस्कस हो चुका है। कौन कौन से फंक्शन अपने पास है सिलेबस में पीसवाइज है? सबसे पहले मॉड्यूलस, सबसे पहले मॉड्यूलस के बाद EIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, और फिर होता है सिग्नम फंक्शन। ये अपने पास 5 पीसवाइज फंक्शन। मुझे पांचों फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, उसका सब कुछ ग्राफ से लेके हर चीज छोटी से छोटी, है ना। आपको पता होगा तभी तो हटा पाओगे, हटाओगे कैसे बनना, क्योंकि कभी भी हमें पता है कि जब भी इसमें से कुछ भी आता है मेरे साथ तो मुझे पहले उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, फिर मैं आगे बढ़ पाता हूँ। इसमें से अगर कुछ नहीं पता हो तो मुझे बताया तो वापस में बता सकती। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके 2-4 बार। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, और मॉड्यूलस जब घटता है तो कैसे ब्रेक होता है? जहां पर मॉड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 बनता है, राइट। मॉड्यूलस का ग्राफ f of x = mod x का ग्राफ हमेशा कैसा सेट का होता है? v शेप। कोई भी मॉड का ग्राफ हमेशा कौन सा शेप होगा? v शेप ही होगा, राइट। वो कॉर्नर पॉइंट देगा ही देगा। वो कॉर्नर पॉइंट कहाँ देगा? वो कॉर्नर पॉइंट उस पॉइंट पर देगा जहां पर आपका फंक्शन 0 बन रहा है। ये कहाँ 0 बन रहा है? 0 पे,
तो ये आपका x ग्रेटर देन 0 का तो फंक्शन क्या हो जाएगा y इक्वल टू x लेस देन 0 का तो y क्या हो जाएगा -6। इसके दो पार्ट होंगे। पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे मोड की जरूरत नहीं, नेगेटिव वैल्यू में मोड हटेगा तो अब क्या लगेगा माइनस। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा। y अगर फंक्शन अगर f ऑफ x इक्वल टू mod x की जगह पर f ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 3 दिया होता तो कहां पर कॉर्नर पॉइंट बना था? 3 पे। कहां पर कॉर्नर पॉइंट बना था? 3 पे। 3 पे कॉर्नर पॉइंट बना है। तो ये कौन सा लाइन होगा? y इक्वल टू x माइनस 3। ये कौन सा लाइन होगा? y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 मतलब 3 माइनस 6, राइट? ऐसे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। इसका ग्राफ कैसे होगा? कहां पर कॉर्नर पॉइंट देगा? मोड का हर ग्राफ मोड दिखा मतलब वो वी शेप देगा ही देगा। तो वी शेप कहां देगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैंने जैसे बताया कि कहां जीरो हो रहा है, मोड के अंदर दिया गया फंक्शन कहां जीरो हो रहा है? 1 पे। कहां जीरो हो रहा है? 1 पे। x को 1 रखूंगा तो जीरो हो रहा है, पर x को जब मैं 1 रखूंगा तो मेरा y का आंसर जीरो नहीं हो रहा है, ये तो फंक्शन जीरो हो रहा है, पर ये मोड वाला पार्ट जीरो हो रहा है। इन सब में क्या था? x को 0 रखा तो फंक्शन खुद 0 हो गया, मतलब y खुद 0 हो गया। इसमें अगर x को 3 रखा तो y खुद 0 हो गया, पर इसमें अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। भाई x को 1 रखूंगा तो y कितना आ रहा है? इसमें कि इसका कॉर्नर पॉइंट 2,1 पे होगा, सॉरी 1,2 पे होगा। इसका कॉर्नर पॉइंट कहां पर होगा? 1,2 पे होगा। क्योंकि x को अगर मैं 1 रख रहा हूं तो ये तो 0 हो गया, तो y का आंसर किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। अब कॉर्नर वी शेप बनेगा पक्का है, पर वी शेप अब इस केस में वी शेप ऊपर भी बन सकता है, वी शेप नीचे भी बन सकता है। इस केस में भी नीचे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अगर नीचे जाता तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता? थर्ड या तो फोर्थ। थर्ड फोर्थ में y की वैल्यू क्या होती है? किसी मोड का आंसर नेगेटिव कैसे हो सकता है? बट यहाँ नेगेटिव यहाँ नीचे जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि ऊपर भी बनाऊं कि नीचे भी बनाऊं? तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर नीचे भी बनेगा तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर ग्राफ अगर नीचे गया, नीचे भी बना तो x को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, और x को जहां पर भी कट करेगा वहां पर y क्या होगा? 0। वहां पर y क्या होगा? 0। तो अगर मैं y को 0 रख के अगर मुझे ऐसी कोई x की वैल्यू मिल जाती है कि जिसके लिए मेरा y 0 हो रहा है तो कंफर्म है नीचे जाता हूँ। तो मैं y को एक बार 0 रख के देख लेता हूँ। y को 0 रखा, 0 इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2, मॉड हटेगा तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा। तो अगर प्लस 2 रखूंगा तो x इक्वल टू 3 आएगा, और माइनस 2 रखूंगा तो x की वैल्यू माइनस बनेगा। इसका मतलब कि नीचे जाता होगा क्योंकि मेरे पास x की ऐसी वैल्यू मिल रही है, x 3,0, x माइनस। v बनेगा ये कंफर्म है, बट v कैसे बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ में क्या दिया। क्लियर? कि किसका ग्राफ हुआ? मॉड्यूलस। मोड कहां ब्रेक होता है? जहां पर मोड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 बनता है। फिर मोड के बाद दूसरा फंक्शन ये। अच्छा, मोड कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? मोड कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है? कंटिन्यूटी का मतलब है कि मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे अपना हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज मैं इसका ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मुझे हाथ उठाने की जरूरत है नहीं उठाने की जरूरत है। मोड कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन। वो मैं आपको समझाने के लिए हाथ उठाता हूँ अलग है, बट अगर मेरे को एक ग्राफ बनाना है तो मुझे हाथ उठाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये कैसा फंक्शन हुआ? कंटिन्यूस। अब उसके सामने अगर अपने GIF देखते हैं जिसका पूरा फॉर्म क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके और भी दो नाम है, क्या क्या है? GIF और भी दो नाम है। शॉर्ट में GIF को अपने बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? इमीडिएटली छोटा इंटीजर आंसर से बड़े नंबर का इंटीग्रल पार्ट मुझे देता है, राइट? 23.5 होगा तो आपको आंसर क्या देगा? 23। वो 4.79 होगा तो उसका GIF क्या होगा? 4 माइनस 2.34 होगा तो -3 माइनस 2.34 का इंटीग्रल पार्ट कौन होगा? -3। मतलब एक तरह से सपोज तो मैं
जो भी नंबर होगा उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर जो होगा मेरा आंसर होगा। तो छोटी वैल्यू ले रहे हो तो नीचे की वैल्यू ले रहे हो, तो इसको और क्या नाम है, फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर नीचे की तरफ होता है तो GIF इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन, राइट। और इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा। अगर मेरे पास अगर 0 से लेकर 1 तक की कोई भी वैल्यू ले लूँ एक्स में मैं 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो उसका GIF का आंसर 0.5 का GIF, 0.79 का GIF, 0 तो 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू लूंगा मेरा आंसर 0 ही तो होगा, जो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 1 का GIF 1 हो जाएगा। फिर 1 से लेके 2 तक में कोई भी वैल्यू लोगे तो 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना, 1, 1.23 का GIF 1, 1.54 का भी 1, तो मतलब 1 से लेके 2 तक की कोई भी वैल्यू लूंगा, 1 भी लूंगा तो उसका भी GIF 1 ही होगा। हाँ, 2 का GIF 1 नहीं होगा, तो 2 पे ओपन ब्रैकेट। फिर अगर 2 से 3 तक में कोई भी वैल्यू लिया तो आंसर क्या होगा, 2 से लेके 3 तक में कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसका GIF क्या होगा, 2, जहां पर 2 इंक्लूड होगा बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। -1 से 0 कुछ भी लिया तो -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू का GIF -1 से 0 तक का कोई भी वैल्यू क्या होगा, -1, जिसमें -1 इंक्लूड होगा बट 0 इंक्लूड नहीं होगा। -2 से -1 का GIF -2, ऐसा ग्राफ बनेगा। स्टेप्स बन रहे, इसलिए उसको और भी एक नाम है जिसको बोलते हैं स्टेप। कैसा है ये, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो कहां पर डिसकंटिन्यूस, हर इंटीग्रल वैल्यू पे, हर इंटीजर पे। यहां तक तो बराबर जाता है, जैसे इंटीजर पर आता है कूदता है, जंप मार के ऊपर चला जाता है, फिर वापस बराबर चलता है वहां तक, फिर वापस इंटीजर पे जंप मारता है, वापस ऊपर चला जाता है, तो हर इंटीजर पे आके ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूस बन रहा है, ठीक है। ये किसका हुआ, GIF। उसके बाद है थर्ड, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, 2.74 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले तो सिंबल ऐसा होता है, आधा बनेंगे, जिसमें पूरा होता है तो इसमें आधा होगा, नीचे से नहीं होता। और ये क्या, जैसे ये इमीडिएटली छोटा इंटीजर देता है, ये इमीडिएटली बड़ा इंटीजर देता है, इसलिए उसका नाम भी क्या है, सीलिंग फंक्शन, क्योंकि ऊपर की वैल्यू देता है आपको, है ना। 2.34 लूंगा तो 3 देगा, 3.79 लूंगा तो 4 देगा, -1.23 लूंगा तो -1 देगा, -1.26 इमीडिएटली बड़ा कौन इंटीजर में -1। तो इसका भी तो ग्राफ कैसा होगा, 0 से 1 में आंसर कितना, 0 से 1 में आंसर कितना, 1, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा पर 1 इंक्लूड होगा। 1 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा ना। 1 से 2 पे आंसर क्या होगा, 1 से 2 पे आंसर 2, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा। -1 से 0 में क्या होगा, 0, -2 से -1 में क्या होगा, -1। ये भी तो स्टेप्स बना रहा है, तो इसको भी देखा जाए तो स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, मतलब स्टेप फंक्शन में दोनों पार्ट आ जाते हैं, GIF भी आ जाता है, LIF भी आ जाता है, बट हमें मोस्ट ऑफ टाइम मतलब 100 में से 99.99 टाइम GIF की बात होती है। तो अगर कभी सिर्फ स्टेप फंक्शन लिखा होता तो GIF यूज करने लगा। सीलिंग क्यों बोला समझ आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू जा रहा है, इसको फ्लोर क्यों बोल रहे हैं, छोटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये भी कैसा है, डिसकंटिन्यूस, हर इंटीजर का डिसकंटिन्यूस हो जाता है। फिर बचा फ्रैक्शनल फंक्शन, नाम में देखो ना, फ्रैक्शनल फंक्शन है, क्या करेगा, हर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढ के देगा। किसी भी नंबर में दो ही तो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो f of x इज इक्वल टू
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा? 0 से, जैसे मॉड्यूलस का कोई पूछे रेंज क्या होगा तो भाई हर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0। DIF और LIF का रेंज क्या होगा? ऑल द इंटीजर्स, क्योंकि इसके तो आंसर इंटीजर में आना है। वैसे ही फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज क्या होगा? 0 से 1, जिसमें 0 इंक्लूड होगा। अच्छा 0 कब हो सकता है फ्रैक्शनल? इंटीजर और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, और इसका आंसर भी 1 नहीं हो सकता। इसलिए 1 पे मैंने होलो ब्रैकेट किया, मतलब होलो सर्कल किया कि वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। फिर 1 से 2 में वापस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0। फिर 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.79 का 0.79, 1.9 का 0.9, बट 1 का भी नहीं होगा। यहाँ पर फिर वापस 2 से चालू होगा, फिर वापस ऐसा ही होगा, फिर 3 से चालू होगा, फिर वापस ऐसा ही होगा, -1 से चालू होगा, फिर वापस ऐसा ही होगा, -2 से चालू होगा, फिर वापस ऐसे ही होगा। ऐसे चलता है। कैसा है? कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। किसी भी नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका 5.64 में 5 भी होगा और 0.64 भी तो होगा। 5.64 का 5 मतलब कौन? 5.64 का GIF, और 0.64 मतलब कौन? उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फिर बच गया आप लोग इन सबसे ग्राफ। और ये मैंने बीच बीच में टुकड़ों में कोई ना कोई जगह पर जरूरत पड़े तो बता सकता। मैं आप लोग को फाइनली एक लिस्ट बना के इसके बाद अब वापस नहीं समझा, तो जब भी जरूरत पड़े फिर आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। फिर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का काम, सिग्नम फंक्शन क्या करता है? सिग्नम फंक्शन एक ऐसा मशीन है कि जिसके अंदर आप कुछ भी डालो, कुछ भी, वो आपको 3 वैल्यू देता है, या तो -1, या तो 0, या तो 1, और कुछ दे ही नहीं सकता। उसकी लिमिटेशन है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही आंसर देगा। उसको लिखा इस तरह से जाता है SG ऑफ n, सिग्नम ऑफ x, जिसके रेंज में सिर्फ 3 वैल्यू आती है, -1, 0 and 1, और कुछ आता है और कुछ देगा ही नहीं। पर वो कब -1 देगा, कब 0 देगा, कब 1 देगा, वो उसके पीछे रूल है कि भाई वो 1 रूल तो क्या मतलब ऐसी कंडीशन कि 1 वो कब देगा जब भी आप डोमेन में कोई पॉजिटिव वैल्यू डालो, फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालो। 500 डालोगे सिग्नम नाम के मशीन में तो भी 1 आंसर देगा, 5000 डालोगे तो भी 1 देगा, 23.66 डालोगे तो भी 1 देगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे 1 ही देगा। डोमेन में जब 0 डालोगे तो 0 देगा। डोमेन में जब नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करोगे तो आंसर में आपको -1 देगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका जो ग्राफ होगा 0 पे 0 देगा, पॉजिटिव वैल्यू पे वो हमेशा 1 देगा, नेगेटिव वैल्यू पे वो हमेशा -1 देगा। ये मैं सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग मुझे सिग्नम ऑफ 2x-3 का ग्राफ बना के दो तो बना पाओगे? सिग्नम ऑफ 2x-3 का ग्राफ अगर वो नहीं बना पाओगे तो फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगा। सिग्नम क्या करता है? सिग्नम नाम के मशीन में अगर आप कुछ इनपुट डालते हो तो वो क्या करेगा? मशीन चेक करेगा कि आपने जो इनपुट डाला वो पॉजिटिव इनपुट है कि नेगेटिव इनपुट है कि 0 है। 0 अगर डालोगे तो आपको आंसर में 0 दे देगा। अगर पॉजिटिव दिखा उसने उसको इनपुट तो 1 दे देगा, नेगेटिव इनपुट दिखा तो -1 दे देगा। तो फिर अब इसका ग्राफ बनाना है, कब वो आपको 0 आंसर देगा? ये फंक्शन आपको 0 आंसर कब देगा? जब वो 3/2 डालो, क्योंकि 3/2 डालोगे तभी तो उसका डोमेन 0 हो रहा है। ये 0 पे 0 हो रहा था, इससे 0 पे 0 दिया उसने, ये कहाँ 0 देगा? 3/2 पे। तो 3/2 पे 0 देगा तो यहाँ पर कहीं पर आपके पास 3/2 वैल्यू होगा, तो 3/2 पे वो 0 देगा। ये पॉजिटिव कब बनेगा? ये डोमेन पॉजिटिव कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन
3/2 को, तो 3/2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपको 1 आंसर देगा, है ना, पूरी लाइन बनेगी। और डोमेन नेगेटिव कब होगा, जब एक 3/2 से छोटा होगा, तो 3/2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो -1 आंसर देगा। क्लियर? तो जब भी सिग्नम आता है तो अंदर का डोमेन चेक करने का, कब, जहां पॉजिटिव वहां 1, जहां नेगेटिव वहां -1, जहां 0 वहां आंसर 0। क्लियर? ये 5 पीसवाइज फंक्शन हमारे सिलेबस में, इसमें किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ये किसका पार्ट है, सारा का सारा अलजेब्रा। इसके अंदर कौन आ जाता है, सारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। फिर आता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इस ट्रांसीडेंटल फंक्शन में कौन कौन आता है, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन में हमारे सिलेबस के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ अगर भूल गया हो तो आप घर पे जाके सबसे पहले उसके सारे के सारे 6 के 6 ग्राफ चेक कर लेना, साइन कोस, टेन कोस, सेक और कोसेक, तो पढ़ चुके आपने। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो पढ़ेंगे अपने इसके बाद। फिर आता है अपने सिलेबस का लोगरिथमिक फंक्शन, ये भी पहले हो चुका है ना, स्टार्टिंग में हमने लोगरिथमिक फंक्शन से किया था, इनइक्वालिटी और लोगरिथमिक फंक्शन, तब इसके ग्राफ वगैरह, इसका डोमेन, रेंज, ये सब कुछ समझाया था। लोग का डोमेन क्या होता है, लोग का डोमेन ओनली पॉजिटिव, f of x is equal to log a of b, log a of x करें तो x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और a जो बेस होता है वो क्या होना चाहिए, एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट 1। इसका x क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0, इसका a क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1। क्यों 1 नहीं होता, 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि log की प्रॉपर्टी के हिसाब से log a of x को हम क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी, log x अपॉन log a, और a अगर 1 होगा तो log 1 की वैल्यू, तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। फिर इसका रिवर्स पार्ट था, a अगर आप लोगों का 1 से बड़ा है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, log अगर a मतलब a अगर ग्रेटर देन 1 है, याद करवा देता हूँ, a अगर ग्रेटर देन 1 है तो log का ग्राफ ऐसा बनता है। अच्छा, log का आंसर, सॉरी log का ग्राफ कभी भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता, क्यों नहीं होता, सीधी बात है कि x पॉजिटिव होना कर यहाँ पर x नेगेटिव होता है, log का ग्राफ कभी भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता। तो log का बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा क्या देता है, 0, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log की, इसलिए वो हमेशा 1,0 से पास होता है। ये कब की बात करो, मेरा बेस जब ग्रेटर देन 1 होता है, मेरा बेस जब 1 से छोटा होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो आपका log का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये भी एक बार रिवाइज कर लेना, ये सब आपको पहले भी करवा रहे हैं, लोगरिथमिक चैप्टर देखोगे लिखा होगा तो नोट्स में सब मिल जाएगा। और फिगो, इनवर्स फिगो, लोगरिथमिक, और लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल। किसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट मतलब क्या, एक्सपोनेंट मीन पावर, जिसके पावर में वेरिएबल होता है, जिसके पावर में आप इनपुट डालते हो, वो कौन सा फंक्शन बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। जैसे y इक्वल टू e रेज टू x, y इक्वल टू 2 रेज टू x, y इक्वल टू 1/2 रेज टू x, ऐसे सारे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल और लॉग के बीच में क्या रिलेशन, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स। मैं अगर आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो सोच के आंसर दीजिएगा। एक फंक्शन है, मैं फंक्शन हूँ, मेरा इनवर्स भी होगा, बीच में एक मिरर होगा, वो मिरर का काम कौन करेगा, किसी भी फंक्शन का इमेज
कौन से मिरर के सामने निकलता है, मतलब कौन किसके रिस्पेक्ट में या कौन से रेफरेंस में निकलता है। आप लोग को लॉजिक लगाना नहीं आता है। फंक्शन और इनवर्स, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा इनवर्स सामने खड़ा तो बीच में एक मिरर होगा, वो मिरर का काम कौन करने वाला है? अच्छा, फंक्शन और इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? डोमेन का रेंज होता है, रेंज का मतलब अगर मैं ग्राफ को मैं 2 डायमेंशन में ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास वही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स मतलब डोमेन या रेंज। एक्स वाई तो बोलते तो एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है? ये एक्स वाई, एक्स डोमेन है, वाई रेंज। अब इनवर्स के लिए क्या होगा? एक्स रेंज हो जाएगा, वाई तो एक्स का वाई हो गया, वाई का एक्स हो गया, तो बीच में मिरर कौन? वाई इक्वल टू एक्स। मिरर का काम कौन करेगा? वाई इक्वल टू एक्स, वाई का एक्स करके दे देगा, एक्स का वाई करके दे देगा। इसीलिए या तो किसका ग्राफ है? लोग का। यहाँ पर बीच में एक मिरर है, वाई इक्वल एक्स नाम का, ये लोग है। इसका ये अगर मिरर है तो इसका इमेज आता होगा। इसका इमेज कैसा दिखेगा? अगर आप थोड़ा देखोगे इसका, ये अगर आप लोग को कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ, इस तरफ इमेज निकालोगे तो इसका इमेज ये 1,0 है, तो इसका इमेज जो होगा कहां से पास होता होगा? इसका इमेज कहां से पास होता होगा? 0,1 से नहीं ना। अगर ये 1,0 है कहां से पास होगा? तो अगर ये लोग है, ये मेरा मिरर है y इक्वल टू एक्स, तो ये किसका बराबर? किसका बराबर? एक्सपोनेंशियल का, उसके इनवर्स और लोग का इनवर्स कौन? एक्सपोनेंशियल। तो ये y इक्वल टू एक्स का बराबर। एक कौन सी हो सकता है? 2 रेज़ टू एक्स, 3 रेज़ टू एक्स, e रेज़ टू एक्स, एक कौन सा? क्लियर? तो फंक्शन और उसका इनवर्स किसके लिए सिमेट्रिक होते हैं, किसके लिए मिरर इमेज बनाते हैं? तो y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो यही सब काम आने वाले कैलकुलस में। तो पूरा फंक्शन इस तरह से डिवाइड किया गया है, राइट? ट्रांसलेशनल फंक्शन में 4 फंक्शन जो हमारे सिलेबस में, अलजेब्रिक में पॉलिनोमियल, पीसवाइज फंक्शन के 5 पार्ट, वो मैंने आपको सारे ग्राफ बना के दे दिए हैं। ये सब नोट डाउन कर लो और ये सब आपके जहन में एकदम अच्छे से फिट हो जाना चाहिए।
ये जो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसे फंक्शन दिख रहा है आपको? कंटिन्यूस है कि डिस्कंटिन्यूस? कंटिन्यूस है क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करते टाइम मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन होते हैं साइन कोस टेन कोस सेक कोस, उसमें कंटिन्यूस कौन और डिस्कंटिन्यूस कौन? साइन कोस और बाकी सारे के सारे डिस्कंटिन्यूस है ना। टेन कोस सेक कोस सब में कहीं ना कहीं जैसे हमें हर एक में एसिम्प्टोट्स बनते हैं, हर एक ग्राफ में एसिम्प्टोट्स बनते ही। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जैसे आप लोगों को बाकी सबका तो डोमेन रेंज पता है, लोग का भी पता है, पर अगर आप कैसे देते log of 2 minus x and x square minus 9 दूसरा लेके इसका डोमेन फाइंड करो। फंक्शन में किसी भी फंक्शन के एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और उसमें डोमेन रेंज पूछा होगा। जेडब्ल्यू में आप लोग को एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका डोमेन रेंज ढूंढना होगा। कंसेप्ट क्या है? log से किसके लिए होता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो log ऑफ अगर x स्क्वायर माइनस 9 तो सबसे पहली कंडीशन x स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। फिर दूसरी कंडीशन 2 माइनस x को भी तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन 2 माइनस x इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि आपका जो बेस होता है वो 0 से बड़ा तो होता है बट 1 नहीं हो सकता। फिर सबको सॉल्व करूंगा। x स्क्वायर माइनस 9 के दो फैक्टर x माइनस 3n, फिर इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल मेथड नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर माइनस 3n 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 तो प्लस वाला पार्ट ये वाला हुआ। फिर 2 माइनस x ग्रेटर देन 0 मतलब x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 एंड 2 minus x is not equal to 1 मतलब x is not equal to 1 है ना। 2 minus 1 1 हो जाएगा। फिर इन तीनों का क्या करना होगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन या यूनियन? डोमेन में इंटरसेक्शन, यूनियन कब लेते हैं? रेंज में। तो फिर इसको और इसका अगर इंटरसेक्शन लेना है तो हम उसी के नीचे उसी का नंबर लाइन बना लेते हैं। x के जो 2 से छोटी है तो 3 आएगा, 2 यहाँ पे होगा तो 2 से छोटी वैल्यू दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इसका एक कॉमन क्या दिख रहा है? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3, उसमें ये 1 नहीं लेना तो 1 तो वैसे भी नहीं आ रहा है इसमें तो हटाने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है नेचर ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। आगे आप लोग फ्री होगा, अगर भूल गए तो रिवाइज कर लो। ग्राफ वगैरह सारे देखो अच्छे से।